नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिता की मेजबानी उत्तराखंड को मिल गई है, जिसमें संभावित तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। सही समय पर यदि औली में बर्फबारी होती है, जो जनवरी 29 से 2 फरवरी तक सीनियर नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन औली में किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा उत्तराखंड में शीतकालीन खेल की मेजबानी प्रदान की है। राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें अल्पाइन सलालाम, ज्वाइंट सलालाम, स्नोबोर्ड, नॉर्डिक स्की माउंटेनिंग की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिता की मेजबानी अब उत्तराखंड को मिल गई है और अगर बर्फ सही टाइम पे गिरती है और सब कुछ सही रहता है तो ये खेल प्रतियोगिता अच्छे से संपन्न होगी, जिसमें संभावित तिथि भी इन खेलों के लिए निर्धारित कर दी गई है। नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन औली में इस बार किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा उत्तराखंड में शीतकालीन खेल की मेजबानी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें अल्पाइन सलालाम, ज्वाइंट सलालाम, स्नोबोर्ड, नॉर्डिक स्की माउंटेनिंग की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड में मौसम खुशमिजाज बना हुआ है, पर बर्फ की स्थिति क्या है, वहां पे बर्फबारी कैसी हो रही है, ये देखना बाकी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिल गई है, जिसमें संभावित तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। अगर सही समय पर औली में बर्फबारी होती है तो 29 जनवरी से 2 फरवरी तक सीनियर नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन औली में किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा उत्तराखंड में शीतकालीन खेल की मेजबानी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में अल्पाइन सलालाम, ज्वाइंट सलालाम, स्नोबोर्ड, नॉर्डिक स्की माउंटेनिंग की प्रतियोगिता आयोजित होगी। नवंबर खत्म होने वाली है, दिसंबर का महीना आने वाला है और इसी बीच राष्ट्रीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिता की मेजबानी आपको बता दें कि उत्तराखंड को मिल गई है, जिसमें संभावित तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। और सही समय पर अगर उत्तराखंड में बर्फबारी होती है तो 29 जनवरी से 2 फरवरी तक सीनियर नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन औली में किया जाएगा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्कीइंग की जगह जहां पर प्रतियोगिता आयोजित होती है वो दिखाई जा रही है। आपको कुछ प्रतियोगी आपको स्कीइंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के प्रयास में जुट गई हैं। आशा नौटियाल ने कहा कि वह जनता का आभार व्यक्त करती हैं। इसके साथ ही वह अब जन जन तक सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधा को पहुंचाने की कवायद में जुट गई हैं। इसके अलावा सरकार की योजनाओं से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करना है, ऐसा आशा नौटियाल ने कहा। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बाद आशा नौटियाल, जिसमें काफी मेजॉरिटी से जीती थी, अब वो एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल अब जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के प्रयास में जुट गई हैं। आशा नौटियाल ने कहा कि वह जनता का आभार व्यक्त करती हैं। इसके साथ ही वह अब जन जन तक सामान्य सुविधाएं, जिनमें सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधा को पहुंचाने की कवायद में जुट गई हैं। इसके अलावा सरकार की योजनाओं से
क्षेत्र की जनता को भी वो लाभान्वित करना चाहती हैं, ऐसा आशा नौटियाल का कहना है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तराखंड की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल, जो कि अब खासा एक्टिव मोड में आ गई हैं और जनता के लिए, जनता के हित में काम करने में जुट गई हैं। वो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के प्रयास में जुटी हुई हैं और उनका कहना है कि जनता का वह आभार व्यक्त करती हैं। इसके साथ ही वह अब जन जन तक सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधा को पहुंचाने की कवायद में जुट गई हैं। इसके अलावा सरकार की योजनाओं से क्षेत्र की जनता को भी वो लाभान्वित करना चाहती हैं। हरिद्वार में अवैध रूप से चल रही पुरानी कारों की दुकानों पर परिवहन विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। परिवहन विभाग की ओर से कई ऐसे यूज्ड कार के डीलर्स को नोटिस भेजा गया है जो रजिस्टर्ड नहीं है और धड़ल्ले से पुरानी कारों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जिले भर में इस समय सड़कों में ऐसे डीलर हैं जो खुलेआम अवैध रूप से कार खरीदते और बेचते हुए नजर आ रहे हैं। आरटीओ का कहना है कि ऐसी सभी डीलरों को रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर चिताया गया है। साथ ही उनके पास खड़ी हुई सभी कारों को चिन्हित कर लिया गया है। अगर डीलर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इन कारों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, ऐसे कितने अवैध कार डीलर हैं और उनसे जितने भी लोगों ने कार खरीदी है, क्या उन पर भी कोई असर पड़ेगा? देखिए माधवी, ऐसे तो बहुत सारे कार डीलर हैं जो यहाँ पर पुरानी जो कारें हैं उन्हें खरीदने और बेचने का काम करते हैं। समय समय पर पुलिस जो है ऐसे कार डीलरों के खिलाफ कार्रवाई भी करती रही है और समय समय पर जो वाहन चोरी की जो घटनाएं होती हैं उनमें भी ये जो कार डीलर हैं ये लिप्त पाए जाते हैं। तो इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने की जो योजना है वो एआरटीओ विभाग की है। जो एआरटीओ हैं उनका साफ साफ कहना यह है कि ऐसे सभी डीलरों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चेताया गया है कि यदि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इस प्रकार की कार्रवाई से चाहे वो पुलिस प्रशासन करे, चाहे वो एआरटीओ डिपार्टमेंट करे, इस प्रकार की कार्रवाई से जो वाहन चोरी की घटनाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश भी लगेगा। इसके भी प्रयास यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। जी सर्वेश, और जिन लोगों ने उनसे कार खरीदी है, क्या उन लोगों को भी इस किसी मुसीबत से जूझना पड़ेगा? क्या सरकार उन पर भी सरकार का कोई एक्शन का असर पड़ेगा? देखिए माधवी, नॉर्मली तो वो जो लोग कार डीलर हैं वो पुरानी कारें खरीदते हैं, तो ऐसे में वो कारों को जो का त्यों ऐसा का ऐसा नहीं बेचते हैं। वो उनके पार्ट्स करके या उनके जो सही पार्ट्स है वो निकाल कर या स्क्रैप में उन कारों को बेचते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई कार तो उन्होंने नहीं बेची है या किसी व्यक्ति ने खरीदी है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो फिलहाल की स्थिति यही है कि जो स्क्रैप खरीदने वाले लोग हैं, ये जो कार डीलर पुरानी कारें हैं उनको खरीदने वाले लोग हैं। तो ऐसा कोई मामला तो अभी संज्ञान में नहीं आया। जी मैम। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद रुपेश। उत्तराखंड में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं और ओवरलोडिंग को लेकर अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और आरटीओ की टीम ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया और वाहनों को चालान किया। इसके साथ ही वाहन चालकों और वाहन मालिकों को ओवरलोडिंग को लेकर सख्त हिदायत भी दी गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा टैक्सी, ट्रक और बसों को रोककर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान आरटीओ निर्मला आर्य ने वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज चेक किए, तो वहीं उन्होंने वाहनों में ज्यादा सवारियों को भी चेक किया। चेकिंग के दौरान एक कार चालक के दस्तावेज पूरे नहीं होने पर और शीशे पर काली फिल्म चढ़ी होने पर कार को सीज किया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत राहुल आनंद ने कहा कि बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को लेकर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सप्ताह में एक बार यह संयुक्त अभियान चलाया जाएगा।
हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अभियान के बाद लोग कितने जागरूक दिख रहे हैं और आरटीओ कितना सफल हुए हैं अपनी अभियान में? देखिए, अभियान माजी ये जो है अभियान इनका चला हुआ है, क्योंकि सल्ट में जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद ही ये सतर्क हुए हैं थोड़ा। और पूरा अल्मोड़ा जिले की बात करें, रानीखेत की बात करें, या और भी जितने भी क्षेत्र हैं, सब जगह पुलिस भी और आरटीओ की टीम भी जो है वो अभियान चलाए हुए है। और उसमें ये देख रही है कि ओवरलोडिंग वाला कोई मामला हो तो, लेकिन ये है कि कुछ हद तक तो लोगों में ये है कि हाँ भाई ओवरलोडिंग नहीं करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ओवरलोडिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, जिन पे कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ कई बार तो ये भी देखा गया है कि ऐसी गाड़ियों को भी सीज किया गया है जो नशा करके, जिसके चालक जो है नशा करके यात्रियों को ले जा रहे थे। ऐसी भी एक ट्रैवलर को भी सीज किया गया। जी मैम। जी अनिल, और आरटीओ अभी तक अपने इस अभियान में कितनी सफल नजर आ रही है? अभियान तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन ये है कि आरटीओ सप्ताह में एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, क्योंकि ये अभियान तो कंटिन्यू जब तक नहीं चलेगा तब तक ये अभियान तो सफल नहीं माना जा सकता। लेकिन ये है कि एक क्योंकि जो सल्ट में जो हादसा हुआ, मरचुला में जो हादसा हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ये सतर्क हुए हैं। सतर्क क्या कहें, फिर भी वो तेजी नहीं दिखाई दे रही है जो होनी चाहिए। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। पौड़ी जिले में थलीसैंड ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्यूसाल में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा भगवान भरोसे चल रही है। आलम यह है कि बिना सूचना के बार बार गायब रहने वाले शिक्षक के कारण स्कूल में जड़े ताले कई दफा खुल ही नहीं पाते, जिससे स्कूल में अध्ययनरत छात्र बिना पढ़ाई किए बैरंग घर को लौट रहे हैं। कुछ ऐसा ही बुधवार को भी हुआ। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षक के बार बार गैरहाजिर रहने का कारण स्कूल में छात्र संख्या घट रही है। इस स्कूल में पूर्व में 14 छात्र पढ़ते थे। इनमें से 6 छात्रों के अभिभावकों ने अपने बच्चों के टीसी शिक्षक के बार बार बिना सूचना के गैर हाजिर रहने के कारण उन्हें निकाल लिया, जिससे अब स्कूल में सिर्फ 8 छात्र ही बचे हैं। वहीं स्कूल शिक्षक पर अब शिक्षा विभाग सख्त रुख अपना रहा है। शिक्षक के खिलाफ प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जांच बैठा दी है और थलीसैंड के खंड शिक्षा अधिकारी को जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है, जिससे शिक्षक के खिलाफ ठोस कार्यवाही की जा सके। हमारे संवाददाता कुलदीप बिष्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप, शिक्षा विभाग शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर क्या कदम उठा रहा है जिससे बच्चों की पढ़ाई में और रुकावट ना आ सके? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी इसी स्कूल में पहले भी बच्चे बिना पढ़े वापस आ चुके हैं और ये सूचना जिलाधिकारी महोदय तक भी पहुंची थी। एक बार फिर से यही मामला सामने आया जब थलीसैंड ब्लॉक के जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्यूसाल है, वहां बच्चे पढ़ने के लिए सुबह स्कूल जाते हैं और जो स्कूल है वो तो उस पर ताले जड़ते रहते हैं। इसके बाद अब जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने संज्ञान ले लिया है और एक जांच कमेटी यहाँ पे बना दी है। और जिस तरीके से स्कूल में ताले जड़े हैं उससे कहीं ना कहीं ये जरूर साबित होता है कि जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है। मैं बता दूं कि लगभग 14 छात्र यहाँ पढ़ते हैं और से यहाँ पर अक्सर इस तरह की चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद कुलदीप। विकासनगर के बाड़वाल गांव के पास तेज रफ्तार एक बार फिर बड़े हादसे की वजह बन गई है। तेज रफ्तार बाइक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें देहरादून हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार माना जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए उप जिला चिकित्सालय विकास नगर भेजा, जिनको डॉक्टर्स द्वारा देहरादून हायर सेंटर रेफर किया गया है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने
72 घंटे के भीतर महिला के ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए हत्या के आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह पैसों की लेन देन और कर्ज का मामला बताया जा रहा है। मामले का खुलासा हरिद्वार पुलिस कप्तान प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने किया। उन्होंने घटना का पूरा विवरण साझा करते हुए अपराध में शामिल अपराधी आरोपी महिला रुबीना की गिरफ्तारी और हत्या के कारणों की जानकारी दी। दरअसल 25 नवंबर को कोतवाली रुड़की क्षेत्र के सत्ती मोहल्ले के 55 वर्षीय रेखा का लहूलुहान शव उसके घर में मिला था। मृतका रेखा ब्याज पर पैसे देने का काम करती थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीओ रुड़की नरेंद्र पंत और सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी नरेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की। टीम ने घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला रुबीना ने मृतका रेखा से ब्याज पर पैसे उधार लिए थे। रुबीना पहले से ही कई बैंकों से लोन ले चुकी थी और अन्य महिलाओं को भी लोन दिलवाने का काम करती थी। कर्ज का बढ़ता बोझ और बार बार तकादा किए जाने से परेशान होकर उसने हत्या की योजना बनाई। घटना वाले दिन रुबीना रेखा के घर पैसे लेने के बहाने पहुंची। उसने पहले रेखा से बातचीत की और फिर पाइप रिंच से उस पर कई बार वार किया, जिससे रेखा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने मृतका के गहने और नकदी लेकर भागने से पहले गले में चुन्नी बांधकर हत्या को आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की। पुलिस टीम ने 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और घटनास्थल के आसपास के 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की। जांच में संदिग्ध रुबीना का नाम सामने आया है। पूछताछ के दौरान रुबीना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से नकद 10,000 रुपए और मृतका के जेवरात बरामद किए हैं। इन जेवरातों में सोने की अंगूठियां, झुमके, चेन और अन्य आभूषण शामिल हैं। बहुप्रतीक्षित मसूरी यमुना की जल पंपिंग योजना के कार्य पर लगातार प्रश्न उठने लगे हैं। पेयजल निगम द्वारा बिछाई जा रही इस परियोजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, जिसे 2023 तक पूरा होना था, लेकिन 2024 समाप्त होने को है। ऐसे में अभी तक यह परियोजना पूर्ण नहीं हो पाई है, जिससे इसका लाभ शहर की जनता को नहीं मिल पा रहा है। अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पेयजल निगम द्वारा पानी की लाइन नहीं बिछाई गई है। वहीं कार्य की गुणवत्ता पर भी लगातार प्रश्न चिन्ह पैदा हो रहे हैं। पूर्व में कई स्थानों पर पाइपलाइन फटने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आज भी मॉल रोड में पानी की पाइपलाइन फटने से सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे पर्यटकों के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा और लंबे समय से इस प्रकार की घटनाएं घटती चली आ रही हैं। लेकिन पेयजल निगम द्वारा संबंधित ठेकेदार के खिलाफ अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पानी का पाइप फटने से सड़कें जलमग्न होती दिखाई दे रही हैं। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर बेताल घाट धनियाकोट गांव में सीधे ग्रामीणों को गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम लेकर डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दीपक सिंह जलाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर आरोपी को जेल की हवा खिला दी। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि समाज में भय और अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल से दूर बेताल घाट धनियाकोट गांव में ग्रामीणों को गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम लेकर डराया धमकाया जा रहा है और पुलिस ने इस मामले में आरोपी दीपक सिंह जलाल को गिरफ्तार कर लिया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गिरफ्तारी दीपक सिंह जलाल की। पुलिस ने एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर आरोपी को जेल की हवा खिला दी और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि समाज में भय और अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विकासनगर सेला को स्थित इक्फाई कॉलेज में आधुनिकता और विज्ञान का प्रदर्शनी आयोजन किया गया। सभी बच्चों ने अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाकर मानव दैनिक जीवन को आसान बनाने का तरीका बताया। बच्चों को अपने आसपास हो रहे क्रियाकलापों में विज्ञान की उपस्थिति का अनुभव कराया गया कि हम भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से अधिगम प्रक्रिया को जोड़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अनेक समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं।
वहीं डॉक्टर रामकरण सिंह ने कहा कि आज भारत आधुनिक विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सबसे आगे काम कर रहा है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नित आयाम गढ़ रहा है। आपको बता दें कि विकास नगर सेला को स्थित इक्फाई कॉलेज में आधुनिकता और विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई गई। सभी बच्चों ने अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाकर मानव दैनिक जीवन को आसान बनाने की राह बताई। बच्चों को अपने आसपास हो रहे क्रियाकलापों में विज्ञान की उपस्थिति का अनुभव कराया गया कि हम भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से अधिगम प्रक्रिया को जोड़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चों ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शनी लगाई है और विज्ञान के जरिए सामाजिक जीवन को समझने की कोशिश भी की है। डॉक्टर रामकरण सिंह ने कहा कि आज भारत आधुनिक विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सबसे आगे काम कर रहा है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नित आयाम भी गढ़ रहा है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 36वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में 1172 विद्यार्थियों को उपाधि व दीक्षा दी गई। इस दौरान देश के सीडीएस अनिल चौहान और प्रगतिशील किसान व पद्मश्री से सम्मानित किसान प्रेमचंद शर्मा को मानद उपाधि से नवाजा गया। दीक्षांत समारोह में सीडीएस, राज्यपाल, केंद्रीय राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री सहित विश्वविद्यालय के डीन डायरेक्टर मौजूद रहे। सीडीएस अनिल चौहान और कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले पद्मश्री से सम्मानित प्रेमचंद्र शर्मा को विज्ञान वारिधि मानद उपाधि यानी डॉक्टर ऑफ साइंस से नवाजा गया है। जिसके बाद एक छात्रा दीक्षा उत्पेती को कुलाधिपति ने गोल्ड पदक दिया है। उसके साथ 15 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक एवं 12 कांस्य पदक भी विभिन्न विषय में सर्वोत्तम स्नातकों को प्रदान किए गए हैं। रुद्रपुर में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तराई क्षेत्र के संस्थापक पंडित राम सुमेर शुक्ल की 109वीं जयंती पर उनके योगदान को नमन करते हुए विभिन्न समारोह का आयोजन किया गया। रुद्रपुर मुख्य चौराहे पर स्थित पंडित राम सुमेर शुक्ल जी की प्रतिमा पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय सहित सैकड़ों लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर स्कूल की छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। रुद्रपुर मुख्य चौराहे प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि पंडित शुक्ल का जन्म 28 नवंबर 1915 को ग्राम भेड़ी, शुक्ल तहसील रुद्रपुर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने वकालत न करने का निश्चय किया और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में उन्होंने 3 बार जेल यात्राएं की और घोर यातनाएं भी सही। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।